आई नो दोस्तों, आपको बोलने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। हाँ, मैं इस वाले टॉपिक को लेकर बात करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही लेट हो चुका हूँ। इस बार 25 तारीख को हमारे सामने डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 एक ही साथ ही में ड्रॉप हुआ। एंड हमारे मैक मर्डॉक जिस तरीके से अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के नहीं रख पा रहा था, और ठीक उसी तरीके से डेयरडेविल को देखने का हमारे दिल के अंदर जो एक्साइटमेंट था उसे भी हम लोग दबा के नहीं रख पा रहे थे। बट इस बार फाइनली काफी एपिसोड के इंतजारों के बाद हमारे सामने हमारे डेयरडेविल वापस आ चुका है। तो ज्यादा वेट न करके जल्दी से जल्दी यही दो एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 की रिव्यू एंड ब्रेकडाउन को लेकर बात करते हैं, जहां पे सबसे पहले तो आ जाते हैं एपिसोड 5 को लेकर। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, इस पूरे एपिसोड को देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार इस एपिसोड की कुछ खास जरूरत नहीं थी। और स्पेशली इस एपिसोड 5 को आप अगर डेयरडेविल के शो के अंदर से निकाल भी दो या ना भी देखो तो मुझे नहीं लगता कि यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट इसका मतलब ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा कि यार इस वाले एपिसोड 5 को आप मत देखो। हालांकि आप लोग देखोगे जरूर, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, इस वाले एपिसोड 5 के अंदर बहुत ही सारे ईस्टर एग्स हमारे सामने छोड़े गए हैं, जिसमें से ज्यादातर है हमारे द मार्वल, यानी कि द क्या है भाई, द मार्वल या मिस मार्वल है यार, एक तो याद ही नहीं रहता। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि यार इस वाले एपिसोड के अंदर हमें यूसुफ खान यानी कि हमारे कमाला का फादर देखने के लिए मिलेगा। खैर, आप लोग अगर इस वाले एपिसोड 5 को देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यार भर भर के ईस्टर एग सिर्फ कमाला के आसपास में ही ड्रॉप किया गया। और यहाँ पे हमें मिस मार्वल की फंको डॉल से लेके कमाला अभी कैलिफोर्निया में है उसके बारे में भी बता दिया जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी चालू होता है, मैक अपने लॉ फर्म के लिए लोन लेने के लिए एक बैंक पे मैनेजर के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पे जो मेन मैनेजर है वो तो आते नहीं है, बट उसके जो असिस्टेंट मैनेजर है उनको वो भेज देते हैं, और वो होता है यूसुफ खान। अब अभी यूसुफ खान से जितनी भी सारी बातें होती है उनसे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यार मैक को पैसे नहीं मिलेंगे। खैर, जब इतनी ही देर में मैक जब उस वाले बैंक से निकल जाता है तभी उसे पता चलता है कि यार उसी बैंक के अंदर कुछ लुटेरे आए हैं। अब अभी जो बैंक रॉबर्स है वो जितने भी सारे बैंक के अंदर लोग थे उन सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं, और इन सभी के बीच में मैक ये सोचता है कि यार वो खुद हॉस्टेज बन के जाएगा बैंक के अंदर, और मैक ठीक वही करता है। और मैक को पहले से ये चीज समझ आ जाता है कि यार उन सब हॉस्टेजेस के अंदर एक ऐसी औरत भी है जो हॉस्टेज नहीं है, वो इन सब बैंक रॉबर्स के पार्ट का हिस्सा है। अब इस वाले जगह पे मैक धीरे धीरे अपनी शक्तियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाता है। और स्टिल यही एपिसोड 5 की स्टोरी बस यही है। इसके अंदर एंड में जाके कुछ अलग कुछ एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वही बैंक रॉबर्स के साथ, बट बहुत ही ज्यादा कुछ खास इस वाले एपिसोड 5 के अंदर तो नहीं है। अब इसके बाद आते हैं मेन एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 पे, जिसपे हमारे भाई का पूरी तरीके से कमबैक हो जाता है एंड में जाके। अब ये वाला एपिसोड चालू होता है थोड़ा सा अलग तरीके से, जहाँ पे हमें पहले ही म्यूज को दिखाया जाता है। दो औरत म्यूज के पास आते हैं और उसे उसके काम के लिए वैलिडेशन देने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, वो किस तरीके से आर्ट को दर्शाता है। और वो दोनों औरत म्यूज के साथ सेल्फी लेने ही जाता है, और म्यूज उन दोनों औरत को अपने काम का शिकार बना लेता है। और इन सब के बीच में हमारे द मेयर भाई साहब यानी कि विल्सन फिस्क वो चला रहा है स्वच्छ भारत अभियान, आई मीन स्वच्छ न्यूयॉर्क अभियान, यानी कि जितने भी सारे म्यूज का बनाया हुआ पोस्टर्स, पेंटिंग्स वगैरह कुछ भी क्यों ना हो, वो एक एक करके हर एक दीवार से मिटाता जा रहा है। तो अगर आसान शब्दों में बताया जाए, विल्सन फिस्क द्वारा जिस वाले बंदे को काम दिया जाता है कि यार दीवार से जितने भी सारे पेंटिंग्स है, जितने भी सारे आर्ट्स है, उन सभी को एक एक करके पोंछना है। तो वहां पे जाके उस वाले बंदे को ये पता चलता है कि यार ये आर्ट किसी साधारण चीज से बनी नहीं है। इस वाले आर्ट के अंदर कई सारे केमिकल मिलाए हुए हैं, इसीलिए ये आर्ट आसानी से मिट नहीं रहा। बट सबसे बड़ी चीज, इस वाले आर्ट के अंदर मिलाया हुआ है इंसानी खून। अब यही बात जब पुलिस कमिश्नर को पता चलता है, वो इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अपना चालू करते हैं। बट दूसरी तरफ मैक जूझ रहा है अपनी पर्सनल दिक्कतों से, जहाँ पे उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है हेथर, मैक से बोल रहा है इसके पहले तुम्हारे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स भी थे जो विजिलेंटी रह चुके हैं, जैसे कि पनिशर, व्हाइट टाइगर हो गया। हालांकि व्हाइट टाइगर अभी भी जिंदा नहीं है, बट पनिशर जो पहले विजिलेंटी था। यहाँ पे हेथर चाहता है वो विजिलेंटीज के ऊपर एक बुक लिखे, तो इसीलिए उसे मैक की मदद चाहिए। और फिलहाल के लिए इस वाले जगह पे हमें फन वे में चीजों को दिखा दिया गया, उतना ज्यादा इन सब कन्वर्सेशन के ऊपर फोकस करके नहीं दिखाया गया। अब इन सभी के बीच में एक दिन मैक के ऑफिस में एंजेला मैक से मिलने आता है, जहाँ पे एंजेला मैक से ये बात बोलते हैं कि यार उनके जो फादर थे यानी कि व्हाइट टाइगर थे, उसका मकसद कुछ बड़ा था, वो कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए थे। और साथ ही में एंजेला ये भी बोलता है उनको एंड ऑफ द डे पे जाके जस्टिस मिला, बट उसका फायदा क्या हुआ, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। और मैक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करके एंजेला उसके ऑफिस से चला जाता है। और इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं किंगपिन की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं
एक बंदा किंगपिन से मिलने आया है और उसे जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो किंगपिन की बहुत ही पुराना दोस्त है या बिजनेस पार्टनर है। और यहाँ पे जो बंदा किंगपिन से मिलने आया है उसके ऊपर $16 मिलियन का कर्ज है किंगपिन का। और इस कन्वर्सेशन से थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगने लगता है कि यार बंदे की बातों से किंगपिन धीरे धीरे ट्रिगर्ड हो रहा है, बट वो अब मेयर है तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से काबू में भी रख रहा है। और यहाँ पे गाने शिफ्ट हो जाते हैं एंजेला की तरफ, जहाँ पे एंजेला के घर वाले मैक को कॉल करता है और वो कॉल करके ये बोलता है कि यार एंजेला कहाँ पे है, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो जब सुबह घर से निकली थी वो बोल रहा था कि यार वो तुमसे मिलने जा रहा है, तुम्हें क्या पता है वो कहाँ पे? और फाइनली इस वाले जगह पे इंतजार की घड़ी खत्म होता है, जहाँ पे हमें डेयरडेविल को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और हाँ, इस वाले जगह पे जैसा बीएफएक्स डार्क टोन के अंदर दिखाया गया है वो थोड़ा बहुत आपको फेकिश टाइप का लगने लगता है, बीएफएक्स इनकम्प्लीट लगने लगता है। ये एंड में जाके जो रीशूट एंड रीराइट वाला फंडा हुआ है उसकी वजह से ही इतना क्वालिटी ड्रॉप आया है, बट फिर भी एंड में डेयरडेविल को पूरी तरीके से देखने के बाद मुझे मजा आ गया। और मुझे शुरू में ये लग रहा था कि यार यहाँ पे एक शूट अप सीन देना चाहिए था, बट सिचुएशन की गंभीरता जैसा था उस वाले जगह पे एंड में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अगर शूट अप सीन दिया जाता ना तो काफी ज्यादा एक मतलब थोड़ा सा अलग टोन पे ही चला जाता, ये अच्छा नहीं होता। खैर इस वाले जगह पे हम लोग ये देखते हैं कि यार एंजेला खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और करते करते वो म्यूज के चंगुल में फंस जाता है। और म्यूज जिस तरीके से बाकी सारे लोगों की ब्लड निकाल रहा था वो ठीक एंजेला के साथ भी वही करता है, बट उस वाले जगह पे आ जाता है हमारी डेयरडेविल। और इस वाले जगह पे डेयरडेविल के साथ म्यूज का एक फाइट होता है और ये फाइट नहीं एक तरफाई फाइट है, जहां पे डेयरडेविल धाय करके उसे मारे जा रहा है और डेयरडेविल इस बार बिल्कुल ही रुक नहीं रहा। और ठीक इसके साइड बाय साइड किंगपिन का भी शॉट हमें दिखाया जाता है, जहां पे हमें यह दिखाया जाता है कि यार किंगपिन अपने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेके उसके बेसमेंट पे आ रहा है, जहां पे इसके पहले के एपिसोड में हम लोग देखे थे कि यार वेनेसा के साथ जिसका रिलेशन था उस वाले बंदे को किंगपिन एक अपनी छोटी मिनी जेल के अंदर बंद करके रखता है। तो उस वाले जगह पे एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लाके उस बंदे को दे देता है किंगपिन कि यार तू मेरे ऊपर वार कर, तू मेरे ऊपर अटैक कर, तू मेरे ट्रिगर पॉइंट को दबा। भाई मैं सही में बोलता हूँ, हाथ में कुल्हाड़ी लेके आने वाले इस वाले सीन को जिस तरीके से शूट किया गया है ना, लिटरली ये कोई डरावना सपने से कम नहीं है। खैर एक तरफ डेयरडेविल म्यूज से लड़ रहा है, एंजेला को बचा रहा है और दूसरी तरफ किंगपिन अपने बीबी की आशिक के हाथ में कुल्हाड़ी सौंप रहा है कि यार मार तू मुझे, बट फिर भी वो बंदा किंगपिन को मार नहीं पाता। किंगपिन चाहता है कि यार सामने वाला मुझे मारे, मेरे ऊपर छाप छोड़े, और किंगपिन एंड में जाके उसे जिस तरीके से घूसा वगैरह मारता है, जिस तरीके से उसके साथ मतलब वो भी एक तरफा ही फाइट होता है, बट वहां पे किंगपिन अपना गुस्सा जिस तरीके से निकालता है उस बंदे के ऊपर, वो यार इजीली डेयरडेविल सीजन 1 का याद दिला देता है। अब एंड में डेयरडेविल के साथ जिस वाले जगह पे म्यूज का फाइट सीक्वेंस होता है वहां पे एंजेला को डेयरडेविल बचाने के बाद वो जब देखता है कि यार म्यूज कहां पे है, तब तक हमें पता चलता है कि यार म्यूज उस वाले जगह से भाग चुका है और हमारे डेयरडेविल एंजेला को अपने हाथ में पकड़ के बोलता है मैं अब वापस आ चुका हूं। और दूसरी तरफ किंगपिन भी अपने पुराने अवतार में वापस आ चुका है। और इन सभी के बीच में एक और कांड होता है, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पे किंगपिन अपना एक एंटी विजिलेंटी स्क्वाड रेडी करता है और उस एंटी विजिलेंटी स्क्वाड्स के अंदर के जितने भी सारे मेंबर्स थे वो हरामी कमीने पुलिस ऑफिसर्स थे जो पनिशर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और इसी जगह पे एपिसोड 6 पूरी तरीके से एंड होता है। अब सिंपल तरीके से मैं अगर इन दोनों एपिसोड को लेकर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यार एपिसोड 5 मुझे काफी एवरेज, काफी मिड लगा, जहां पे मैं शुरू में ही बोल रहा था कि यार इस वाले एपिसोड को शो के अंदर से आप अगर निकाल भी दो तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार जबरदस्ती का कमाला की बड़ाई किया जा रहा है, बट फिर भी आपको मैक का थोड़ा सा रेज वाला मोड देखने के लिए मिल जाता है, देन उसी सब चीजों की वजह से ओके लग जाता है। एंड एपिसोड 6 की मैं अगर बात करूं, हाँ एपिसोड 6 जाता है हार्ड, वो लिटरली मुझे पसंद आया। और इस वाले एपिसोड 6 के अंदर भी ओवरऑल चीजें बैलेंस था, जहाँ पे एपिसोड चालू होता है अपनी मिड रेंज से, बट एपिसोड एंड होते होते जो चीज हमें डिलीवर कर जाता है वो यार एपिक है। बाकी कुछ चीजें थी जहाँ पे पहली बार मैक डेयरडेविल बनता है, मतलब पहली बार तो नहीं बनता है बट काफी सालों के बाद जब वो अपनी सूट में वापस आता है, उस वाले जगह पे ऐसा लगता है कि यार बीएफएक्स इनकम्प्लीट है, मतलब डार्क टोन में कुछ चीजें थोड़ा सा आपको इनकम्प्लीट लग जाता है। वो चीज थोड़ा सा मेरी कंप्लेन वाली लिस्ट में आएगी, बट एंड ऑफ द डे पे ओवरऑल एपिसोड मजा देता है आपको। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यही दोनों एपिसोड को लेके, यही दोनों एपिसोड्स आपको कैसा लगा। बाकी मैं मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर डेयरडेविल की एपिसोड 4 का भी रिव्यू एंड ब्रेकडाउन कर चुका हूँ, वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ देखते रहिए, मिलता है एक नया वीडियो पे। बाय बाय।